नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ओम पूनिया आप सभी का भारतीय कृषि लोक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फसल के अवशिष्ट पदार्थों को सड़ाने की, कैसे उनका प्रबंधन करें और सड़ाने के अतिरिक्त हम उनसे क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं, जिसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पंकज कुमार चौहान, बायोटेक कॉलेज, सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मेरठ। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, आज हमें जो हमारे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके प्रबंधन के बारे में बताइए कि उसका जैव प्रौद्योगिकी में और मृदा सुधार में क्या महत्व है। देखिए, जहाँ तक हम बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी, जो जैव प्रौद्योगिकी विषय है वो बहुत बड़ा है और उस हिसाब से जैसा कि मैंने बताया कि जो मेरा डिवीज़न है वो माइक्रोबियल और एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में हमारा काम इस पर चल रहा है। जो हमारे जो शोध इस विद्यार्थी हैं और जो स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हैं वो इस पर शोध कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपशिष्ट पदार्थों का जैव प्रौद्योगिकी में क्या महत्व होता है। अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं कि वो अक्सर किसानों के खेतों में पाए जाते हैं। जिस तरीके से हमारा जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वो जो प्रमुख जो फसल है उसकी वो गेहूँ और यहाँ पर धान की पैदावार होती है। और धान एवं गेहूँ के पैदावार में जो आज के समय में बड़ा ही ज्वलनशील मुद्दा है पराली का। और पराली का जो इस समय बायोडिग्रेडेशन का विषय है वो बहुत हानिकारक है और इस समय हमारे जितने भी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही घातक है। हमारे प्रयोगशाला में क्या होता है कि हमारे कुछ जो छात्र हैं उन्होंने अपना एक स्ट्रेन बनाया है, जो आपने नाम सुना होगा जीवाणु और जो अलग तरीके के कवक होते हैं वो प्रमुखतः जो हमारे सॉइल में पाए जाते हैं वो अलग अलग मृदा में पाए जाते हैं। और जो मृदा में उनका जो स्थान होता है वो अलग होता है। उसको हमारे जो शोधार्थी एवं विद्यार्थी हैं वो प्रयोगशाला में उनको आइसोलेट करते हैं और जिसे प्योर कल्चर कहा जाता है। वो प्रयोगशाला के अंदर प्योर कल्चर के माध्यम से उनको प्योर कल्चर करते हैं और उनको स्क्रीनिंग के माध्यम से उनको ये देखा जाता है कि कौन सा कवक, कौन सा जीवाणु एवं कौन सा अन्य जो सूक्ष्म जीवी है वो इनको सड़ाने के लिए, जिसे हम किण्वन की विधि कहे जाते हैं, जो प्रयोगशाला में एक तो नेचुरल तरीके से किण्वन होता है, एक आर्टिफिशियल तरीके से किण्वन होता है। उसके माध्यम से उसको किण्वन कराकर उसको ये देखना होता है कि वो कौन सा जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो सिक्रीट कर रहा है और इसकी क्या उपयोगिता है। क्योंकि इसके दो आयाम हैं शोध के इस समय, जो आयाम है इस विषय पर प्रमुखता से दो हैं। एक तो जो पराली है, जो जितने भी हमारे और अन्य अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बायोडिग्रेड हो जाते हैं और वो किसानों की एक समस्या का समाधान होता है। और दूसरा इसका पहलू ये है कि उनको जो सूक्ष्म जीवी हैं हम अपने प्रयोगशाला में उनको सड़ाने से, किण्वन के माध्यम से हमें ये पता लग जाता है कि वो किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसका क्या भूमिका है। जैसे उसको वो उससे एज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो एंटीबायोटिक भी बनाई जा सकती है, उससे सैनिटाइज़र भी बनाया जा सकता है, बायोफ्यूल भी बनाया जा सकता है, एसीटोन भी बनाया जा सकता है और दूसरे एसिड्स भी बनाए जा सकते हैं। तो सर, जैसे आपने बात की जीवाणुओं की, तो किसानों के परिप्रेक्ष्य से जो इसमें क्या लाभ मिलेगा, जो फसल अवशेष का प्रबंधन बता रहे हो आप जैव प्रौद्योगिकी में, तो उसमें क्या लाभ मिलेगा। देखिए, किसानों को जो लाभ का विषय है, एक तो सबसे बड़ा लाभ उनको यही है कि जो पराली का जो डिग्रेडेशन है वो उनके लिए, क्योंकि पराली का उस अवशेष का प्रबंधन बहुत अनिवार्य है। यदि वो किसान दूसरी फसल बोएगा तो उसका जो प्रबंधन है वो अनिवार्य है अगली फसल के लिए। एक तो वही इसका सबसे बड़ा समाधान है और दूसरा है कि जो ज़मीन है उसकी उर्वरक, जो सॉइल है उसकी जो उर्वरकता है उसको बढ़ाने के लिए भी इसकी उपयोगिता है। संरक्षण, यस, मृदा की जितनी भी उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए। तो सर, जो आप अपने लैब में तैयार करते हो सूक्ष्म जीवाणु, जैसे आपने कवक बताया, शैवाल बताए, जीवाणु बताए, तो क्या उनका हमें विस्तार से बताओगे। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। जो जितने भी शैवाल या कवक हमारी प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं उनका एक अपना तरीका है। वो सबसे पहले उसको मृदा से आइसोलेट करते हैं शोधार्थी एवं अन्य विद्यार्थी और उसको, जैसे मैंने पहले भी बताया था, उनको एक प्योर कल्चर में रखा जाता है। सबका एक अलग से ही एक मीडिया होता है, उसको मीडिया में वो उसको कल्चर करते हैं और जिस तरीके से जो पायलट प्लांट होता है उसी हिसाब से उनको बनाया जाता है। और उसके भी अलग अलग माध्यम होते हैं, कुछ प्योर कल्चर में कुछ सॉलिडिफाई होते हैं, कुछ लिक्विड मीडियम में कल्चर किया जाता है और अन्य साधनों में भी उसको कल्चर किया जाता है प्रयोगशाला में।
तो सर क्या आप उनका नाम और बता दीजिए जो आपके सूक्ष्म जीवाणु हैं। देखिए वैसे तो यदि हम सूक्ष्म जीवी की बात करें मृदा में, प्रमुखतः जो फसल अवशेष प्रबंधन में मुख्य रूप से जो पार्टिसिपेट करते हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे प्रयोगशाला में है जैसे एस्परजिलस निडुलेंस है, एस्परजिलस स्टीरियस फ्यूमिगेटस है, और इसके अलग अलग प्रजातियां हैं इसकी, जो जीनस है एस्परजिलस, उसके अलावा राइजोपस है, उसके अलावा ट्राइकोडर्मा है, उसके अलग अलग जीनस हैं, ट्राइकोडर्मा हर्जिनम है, ट्राइकोडर्मा विरिडी है, इस तरीके के। और कुछ जो हमारे इसके अलावा कुछ शैवाल हैं, शैवाल के अलावा और जो दूसरे सूक्ष्म जीवी उन पर भी शोध चल रहा है कि इनके अलावा कि क्या वे भी वो कितने क्या उपयोगिता है उनकी इस फसल अवशेष प्रबंधन जो में। आप बता रहे हो ये जो सूक्ष्म जीवाणु आपने बताए, तो क्या किसान इनको घर पे ही तैयार कर सकता है? अभी जो हमारी शोध चल रही है, अभी हमने कभी आईसीआर में और एक डीबीटी में प्रोजेक्ट डाला है, और हमने यही मांग की है भारत सरकार से कि यदि हमें ये प्रोजेक्ट मिल जाता है तो हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है इस प्रोजेक्ट के थ्रू, कि हम पहले जो हमारे जो डेटा आएंगे, जो हमारी जो रिजल्ट्स आएंगे प्रोजेक्ट्स के, उसी में हम यूनिट वाइज, यदि हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं तो यूनिट वाइज हम किसानों को प्रशिक्षण देंगे, और किसानों को इस बात के लिए प्रशिक्षण देंगे कि वो अपने खेतों में या अपने घरों में या फिर जो भी उनके पास जो भी साधन है उसी में वो उस यूनिट वाइज को लगा सकते हैं, और घर पे भी आप उसको बायोडिग्रेड कर सकते हैं। जैसे आज के डेट में कोरोना कोविड का इस हमने बहुत बड़ी त्रासदी से गुजरे, उसमें आप घर पे सैनिटाइज़र ही बना सकता है किसान, उसके माध्यम से उसको यूज़ करके सैनिटाइज़र बना सकता है और अपने आय का साधन भी बढ़ा सकता है। यानी कि जो हमारे जो अवशिष्ट पदार्थ हैं जैसे पराली हैं, उनसे सैनिटाइजर बिल्कुल बन सकता है, और बना रहे हैं शोधार्थी। सैनिटाइजर के अलावा और भी इसी विषय पर शोध चल रहा है कि इसके अलावा भी हम लोग और क्या बना सकते हैं। जी जी जी। तो सर इसको किसान लेना चाहें तो वो आपके यहाँ से मिल सकता है? अभी तो देखिए अभी तो शोध चल रहा है इस पर, अभी तो किसानों के लिए अवेलेबल नहीं है, और जब जैसे ही समय आएगा, जब हम अपने इस उद्देश्य में सफल होंगे तो किसानों को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बताया इसका प्रबंधन का, पराली प्रबंधन का, जो अवशिष्ट पदार्थ है, गन्ने की पत्ती भी है, आप ये बताइए कि किसान जो अधिकतर जला देते हैं और प्रबंधन में अधिक मेहनत लगती है, तो वो जलाने की अपेक्षा इतनी मेहनत क्यों करे इसके प्रबंधन में? देखिए किसानों को हम लगातार दूरसंचार के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एवं और अन्य स्रोत जितने भी हैं उसको यही बताया जाता है कि ना तो इसको जलाना है ना दबाना है। इसीलिए हम लोग, क्योंकि किसानों के पास अभी तक इसकी जानकारी नहीं थी, अभी शोध नहीं थे, इसीलिए हम यही चाहते हैं कि किसान जागरूक हो, किसान को हम प्रशिक्षण दें और उसको यही बताएं कि ये पराली जो आज के समय में ज्वलनशील मुद्दा है और इसको जलाना नहीं है। और इसी तरीके से हम इसीलिए इस पर शोध किया जा रहा है कि इससे आपको आय का साधन भी बढ़ सकता है, सही दिशा में यदि इसका प्रबंधन किया जाएगा, यूनिट वाइज यदि आप प्रशिक्षण लेकर इसको आप आय का साधन भी बढ़ा सकता है। और जितने भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हम सूक्ष्म जीवी को प्रयोग करके इसके प्रबंधन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। जो दूसरा कारण होता है वो पर्यावरण प्रदूषण कम है, जिससे पराली जलाने से तापमान में वृद्धि होती है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग की जो दशा है वो उत्पन्न होती है, और जैसे जिस कारण असमय बारिश होना, कीट एवं रोग का अधिक प्रकोप होना और फसल की अवधि होती है उसका कम होना, ये प्रमुख कारण ऐसे होते हैं जो उसके नुकसान पहुंचाते हैं। जो हमारी अवशिष्ट है उसको जलाने से सारे जितने भी इनके दुष्परिणाम हैं। जी जी सर। साथियों, आपने देखा जो हमारी जैव प्रौद्योगिकी है वो फसल अवशिष्ट में किस प्रकार से लाभदायक है, उसकी विस्तार से जानकारी हमारे डॉक्टर साहब ने दी है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको लाभदायक सिद्ध हो और इसकी जानकारी से आप फ़ायदा उठाएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय जवान, जय किसान।